मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिशियल। रिगार्डिंग ऑन होगी, ठीक है जी। चलो कल हम थोड़ा सा हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग की। हम जो डिस्कशन स्टार्ट की हमने अर्ली पार्ट में क्या किया कि इनिशियली हमने जो डे बिफोर यस्टरडे पढ़ा था उसको रीकैप करने की कोशिश की, और फिर कल के एजेंडा में था फंक्शंस ऑफ एफबीआर। लेकिन फिर हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई और मैं समझता हूँ दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव डिस्कशन कि उसने हमें कुछ और डायरेक्शंस दी। कुछ हम में से स्टूडेंट्स हैं जिनको वो अच्छी नहीं लगी, बट देखिए ये कंपटीशन है। यहाँ पे ये तो है नहीं कि एक क्वेश्चन दे दिया गया है तो वही पेपर में आ जाए। आपको एक होलिस्टिक होता है, मुख्तलिफ चीज़ों को मिला के एक पिक्चर बना के फिर उसको इस्तेमाल करना। होलिस्टिकली आपने एक अप्रोच होती है कि होलिस्टिक अप्रोच के साथ आपने इसको आगे लेके चलना है। सिर्फ एक स्पेसिफिक एक पॉइंट को पढ़ लिया आइसोलेशन में, अलैदगी में, कहा कि यार आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, ये तो अच्छी बात नहीं होगी। और फिर और ये और भी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी जब आप लोग समझें कि आप 60, अगर आपने 100 किलोमीटर सफर करना था तो आप 60 कर चुके हैं और वहां से वापस हो जाए, क्योंकि 40, क्योंकि 100 में से 60% तो आप आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी ये टाइम है कि और जान मारने का, कि और ज्यादा मेहनत करने का, और ज्यादा डेडिकेशन का, डिवोशन का, डिसिप्लिन का, हार्डवर्क का, कमिटमेंट का। ये वो टाइम है कि इसको और आप बढ़ा दें, क्योंकि एक क्या उसे कहते हैं छानना लगा, एक छानना समझते हैं ना, कि जिसमें से चीज़ों को छांट लिया जाता है, अच्छी चीज़ें अलहदा हो जाती हैं और राह जो है वो अलहदा हो जाती हैं। तो आप जो बेहतर वाली प्रोडक्ट थी वो अलहदा हो गई है, और जो अभी जिन्होंने स्टार्ट किया था, इस सफ़र का आगाज़ किया था, वो शुरू में अलहदा हो गया। तो अब आपके पास तो अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मिनिमम जितने भी हैं इनमें से आधे तो टेस्ट होंगे ना इंटरव्यू के लिए, या इससे भी आप कह सकें कि अगर 4900 एंड सम नंबर्स हैं तो इनमें से मैं समझता हूँ 2800 2900 से डॉक्यूमेंट्स जरूर मांगे जाएंगे। तो मीनिंग देयर बाय कि आपका जो अभी रेशियो जाने वाला है वो 62-63-64% तो होगा ना। तो उस 62-63-64% में आने के लिए आपको थोड़ी और हार्ड वर्क करनी चाहिए ताकि आप इंटरव्यूअर को फेस कर सकें। तो इसके लिए फिर अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में कोई अच्छा क्वेश्चन आता है और हम अपना थोड़ा सा उस डायरेक्शन को आगे लेके चलते हैं, वो हमारे सब के लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा, तो कंटिन्यू करते हैं, रिज्यूम करते हैं वहीं से जहां से हमने छोड़ा था, और वो था फंक्शन ऑफ एफबी। फंक्शंस अच्छा, मैं अगेन रिपीट कर दूं, ग्रुप के अंदर भी जो हमारा पेड वाला है उसमें हमने 2 नंबर्स आपको रिक्वेस्ट कर दी। किसी स्टूडेंट को कोई इशू आता है ड्यूरिंग द क्लास, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उन नंबर पे कॉल कर सकता है कि जी मैं ये इशू फेस कर रहा हूँ, इसको रिजॉल्व किया जाए आगे बढ़ने से पहले, तो उसका वहीं पे रिजॉल्व हो जाएगा। और ये ना हो कि वो 9-9:30 बजे तक इंतजार के साथ मुझे ये इशू आ रहा था, आपने उसको सुना नहीं, ये बात ठीक नहीं है। नंबर्स आपके पास मौजूद हैं, आप उन पे मैसेज कर लें, मैसेज पे अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आप कॉल कर लें। फंक्शंस ऑफ एफबीआर, इसका जब हमने फंक्शन लिखा था तो हमने पहला फंक्शन जो लिखा था ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन था। वो क्या था? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट? ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। और रिफॉर्म्स तो हमने कह दिया था इस्लाहात, टैक्स का हमें पता है, एडमिनिस्ट्रेशन उसको करने के लिए उसको इम्प्लीमेंट करना। जब हम इसको पढ़ के गुजर के हल्का फुल्का डिस्कस करने के बाद तो फिर इस पे एक क्वेश्चन आया कि इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो जी आई एम एग्री इसके ऊपर बन सकता है। इससे रेलिवेंट कुछ मटेरियल मैंने ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया है,
और एक मैंने जो इंडियन एक आर्टिकल था वो भी मैंने शेयर कर दिया है, तो आप उसको स्टडी करें, आप उसको समझें। जैसे ही मुझे फंक्शन सारे पूरे करने के बाद थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो पाकिस्तान के अंदर भी एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स का प्रोजेक्ट हुआ था, उस प्रोजेक्ट को मैं इस क्लास के बाद उसको थोड़ा सा आपके सामने रख दूंगा। उस प्रोजेक्ट में एजेंडा क्या रखा गया था और क्या वो एजेंडा आपकी लेफ्ट साइड पे ना वो थोड़ा कटिंग में आ रहा है कैमरा में, इम्प्लीमेंटेशन के ना कुछ वर्ड्स कटे हुए हैं, वो बार-बार कॉल आ रही है कि थोड़ा ज़ूम आउट, तो ये थोड़ा सा पीछे कर लें ताकि ये इधर आ जाए। अब देखो ठीक है, थोड़ा सा और उस्मान पीछे कर लें। सही हो गया, बेहतरीन, वेरी गुड, थैंक यू जी फॉर गाइडेंस, आपने बहुत अच्छा सजेस्ट किया। अच्छा, तो इसके ऊपर मैंने अगर मैं कहता हूँ अगर वो आप लोग कंप्रीहेंड कर लेना तो सफिशिएंट होगा, वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स को जैसे मर्जी डिस्कस कर लें, तो इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप उस पर एक अच्छा राइटर बना सकें। तो ये आपका जो एक क्वेश्चन है वो सेटल हो जाएगा इसके थ्रू। दूसरा फंक्शन क्या था जी? वॉलंटरी कंप्लायंस। तो ये कैसे बनी थी वॉलंटरी कंप्लायंस होती जी? रजा कराना कंप्लायंस जी, थ्रू अवेयरनेस। हाँ, अवेयरनेस के थ्रू डेटरेंस क्रिएट करना। ये रजा कराना डेटरेंस थ्रू नहीं आएगी सर, वो तो खौफ डाल के, वो तो रजाकानी किसी को कान से पकड़ के जो काम करवाया जाता है वो थ्रू डेटरेंस होता है, उसके दिल में डर डाला जाता है, तूने ये ना किया तो तू नहीं बच सकता। जिस तरह अभी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक डेटरेंस है, अदरवाइज इंडिया हमें कब का उठा के लेता है। क्यों? क्योंकि वो उसके दिल में भी हमने ये बात डाल दी हुई है कि अगर तूने ये किया तो हमारे पास भी एटॉमिक पावर है, हमने बम फोड़ देना, बाद में फिर जो होगा देखा जाएगा, तो इसलिए वो कहते हैं यार ना छेड़ो। तो ये डेटरेंस है ना सर। इसमें कंसर्न थी, कल भी मैंने थोड़ा सोचा था इस पे कि जो डिटरेंस होती है, वॉलंटरी कंप्लेंट्स का मतलब ये है कि आप विदाउट डिटरेंस पे करें। हाँ, लेकिन कल आपने इसको डिस्कस किया था इसी पॉइंट में। अच्छा, चलो फिर उसको फिर मैं ना उसको वापस ले लेता हूँ कि डेटरेंस जो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। रजा कराना तौर पे जो है ना, वो तो ये है ही रजा कराना, विलिंगली, मर्जी के साथ। आपका दिल करे तो आप करें, दिल नहीं करता, कहते हैं ना जी कोई वॉलंटियर है जो आके सामने खड़ा हो और आके कोई बात करे क्लास के सामने, मतलब ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जो खुद आओ आप सामने, तो यह खुशी के साथ लोग टैक्स देना शुरू करते हैं। वो शायद मैंने वो दूसरी तरफ चला गया होगा कि खुशी कोई नहीं करता, हर जगह जहाँ पे भी किया जाता है डेटरेंस के थ्रू करवाया जाता है। ये उस एंगल से शायद हमने डिस्कस कर लिया हो। डेटरेंस में उस तरफ ले गया हूँ कि दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी ऐसा नहीं होता कि कोई रजा कराना तौर पे, लेकिन इन्होंने कहा कि फंक्शन तो है ना, फंक्शन है अगर वो कर पाए या ना कर पाए। अदरवाइज मैंने वो एग्जांपल भी दी थी कि यूके में मेरे एक अपने फैमिली मेंबर है, उनके साथ क्या हुआ था कि वो पाकिस्तानी है ना, तो पाकिस्तानी समझते हैं कि हर जगह ठीक है चल जाएगा, तो उन्होंने भी टैक्स की अवॉइडेंस की वहाँ पे, लेकिन वहाँ की अथॉरिटीज को उनको पता चल गया। तो फिर हुआ क्या, जो खतून होती हैं घर वाली, उनके ऑर्नामेंट्स होते हैं, जेवरात जो होते हैं, वो बेच के भी जान नहीं छूटती, लेकिन पाकिस्तान में तो बड़ा इजीली जान छूट जाती है ना। मैं शायद इस तरह समझाने की कि पाकिस्तान के अंदर ये फंक्शन जो है वो रजा कराना वाला हो नहीं पा रहा, थ्रू एजुकेशन, थ्रू एडवर्टीजमेंट, थ्रू फैसिलिटेशन, ये सारा कुछ होने के बावजूद भी आप जो जिस तरफ जाना चाह रहे हैं कि हम रजा कराना तौर पे लोगों को कहें कि आओ और आके रिटर्न फाइल करो और आओ और आके टैक्स पे करो, तो ऐसा हो नहीं पा रहा। अगर ऐसा हो पाता तो क्या हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो, जिस तरह आप स्विट्जरलैंड का बता रहे हैं, कहाँ का बता रहे हैं, डेनमार्क का, वो आप लोग ही सर्च करके बता रहे हैं कि वहाँ पे 46 पॉइंट सम है, तो वो टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखो कितना बड़ा है। फिर हम रिंग के डबल डिजिट्स जो हैं उनको टच करने की कोशिश करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। 10 जब होता है, 10 होता है, तो वो डबल डिजिट की तरफ जाते हैं ना, लेकिन हम क्या होता है बड़ी मुश्किल से, पता नहीं वो भी आर्टिफिशियल कहते हैं कैसे करते हैं कि हम वहां पे जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तीसरा फंक्शन क्या था कि हम जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको लेके आएंगे,
बिजनेसेस की असेसमेंट जो है वो मॉडर्न तरीकों से होगी, ऑडिट जो है वो बेहतर होगा। इसके बाद चौथे पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे थ्रू HR स्ट्रेटजी। तो जब आप यहाँ तक सिर्फ यही समझ लें कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी आउटपुट, आउटपुट। अगर एक टेक्सटाइल की मिल है अगर और वो कपड़ा बनाती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर की जाएगी? एक टेक्सटाइल मिल है वो प्रोड्यूस करती है कपड़ा, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको अगर मेजर करना हो तो कैसे करेंगे? क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ के इतने इतने हजार मीटर या इतने लाख मीटर इसने प्रोड्यूस किया, तो उसकी प्रोडक्टिविटी है ना। तो FBR की प्रोडक्टिविटी क्या है? FBR का काम है बेसिकली इमरान साहब रेवेन्यू की कलेक्शन, और जब रेवेन्यू की कलेक्शन है तो देखा जाएगा कि FBR जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है क्या ये प्रोडक्टिव तौर पे रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। इस दफा जी आपको उमैर नाम है ना आपका, वकार, तो वकार साहब इस दफा आपको एप्रिसिएशन मिली, क्यों मिली? क्योंकि टारगेट रखा गया था 5,900 सम का, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया उसको रिवाइज किया और 6,100 पे चले गए वकार साहब। 6.1 ट्रिलियन या 6,100 बिलियन इन्होंने वो भी अचीव करके दे दिया। तो इसका मतलब है कि इनकी प्रोडक्टिविटी ठीक रहेगी, चाहे ये जैसे भी अचीव करते हैं ये बात की बात है, ठीक है, लेकिन ये इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे इकट्ठे करके दे दिए। नेक्स्ट फंक्शन जो हमने पढ़ा था कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, ऐसे लोगों को, ये वो कौन से लोग हैं? 5वें नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? इंटरनल जॉब पोस्टिंग। इंटरनल जॉब पोस्टिंग जो अदारे के अंदर रहकर पोस्टिंग्स की जाती है, वहां पे ऐसे एम्प्लॉइज को आइडेंटिफाई किया जा सके जो डेजिग्नेटेड पोस्ट हैं उनके अंदर आके बैठे और अदारे के बेहतरी के लिए काम कर सके। हर बंदा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा नहीं होता, हर बंदा चीफ कमिश्नर ऑफिस के अंदर जाके काम नहीं कर सकता, हर बंदा जो है वो कमिश्नर ऑफिस में फिट नहीं बैठता, और हर बंदा जो है वो ऑडिट अच्छा नहीं कर सकता, हर बंदा जो है वो इन्फोर्समेंट अच्छी नहीं कर सकता। हर बंदे की अपनी अपनी एबिलिटीज है। कुछ अगर ACMA है या CA है वो ऑडिट बेहतर कर लेगा, अगर कोई लॉ क्वालिफाइड है तो वो इन्फोर्समेंट अच्छी कर लेगा, अगर कोई MBA है तो उसके लिए कमिश्नर और चीफ कमिश्नर ऑफिस के अंदर बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन करना ज्यादा आसान है। अगर कोई केयर टेकर है पूरे ही FBR की बिल्डिंग की केयर करनी है तो उसके लिए कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला बंदा है उसको लगाया जाए, वहां पे किसी डॉक्टर को ना लगा दिया जाए। तो ये कहा जा रहा है कि FBR का ये जो डेजिग्नेटेड पोस्ट है उसके लिए करना ये चाहिए जो भी रेलिवेंट है, जो भी बेहतर है। यहाँ डेजिग्नेटेड पोस्ट आप फिर ना कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डेजिग्नेटेड पोस्ट सिर्फ जो कमिश्नर वाली, चीफ कमिश्नर वाली, इंटरनल ऑडिट वाली कुछ डेजिग्नेटेड पोस्ट होती है, वहां पे सिर्फ उसी को फिट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है फिर कहते हैं इनामात से भी नवाजा जाए। ये FBR के फंक्शन में शामिल है। देखो एक बंदा दिन रात मेहनत करके एक फैक्ट्री को अनर्थ कर रहा है जो कि सेल टैक्स की चोरी कर रही है, तो उसको कोई रिवार्ड तो मिलना चाहिए ना यार। अब वो करप्ट भी नहीं है, वो करप्ट भी नहीं है, वो एम्प्लॉय, और वो दिन रात मेहनत कर रहा है, और मेहनत करने के बाद वो अनअर्थ करता है लाहौर के अंदर किसी ऐसी फैक्ट्री को जो कि सेल टैक्स की चोरी में इन्वॉल्व है। क्या आपको पता है सेल टैक्स की चोरी जो है वो डायरेक्ट क्रिमिनल में आता है? सेल टैक्स की चोरी जो है वो क्रिमिनल की लायबिलिटी में आती है, क्योंकि देखो आप किसी और का पैसा, FBR का पैसा देने वाला, मिसाल के तौर पे मैं कोई डेयरी प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ या ऐसी प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ जिसपे सेल टैक्स लगता है, आप जनाब सेल टैक्स इकट्ठा करते हैं कि मैं FBR को दूंगा। मिस्टर ए है वो
वो सेल टैक्स इकट्ठा कर रहा है इससे, बायर से, कहता है कि मैंने एफ को देना है एफबीआर को, मुझसे ले लिया, अपने पास रख लिया, एफबीआर को नहीं देगा। एक तो होता है अपनी तरफ से टैक्स ना देना, एक है दूसरे से लेके आगे ना देना। एक तो टैक्स की चोरी है कि इनकम टैक्स लगा, मुझे लगा मैं नहीं दे रहा, एक है किसी और पे लगा, उससे ले लिया, आगे नहीं दिया जा रहा, तो इसके ऊपर तो फिर क्रिमिनल काम कर रहे हैं यार। वो तो बिल्कुल जो है ना, वो लोगों की जेबों पे डाके डाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे वो कहता है अवार्ड करो आपको जी। जब अच्छा काम हो गया, टारगेट मीट हुआ, तो आपको भी रिवार्ड वगैरह मिला है? दिए है ना, 2-2 4-4 तो कम से कम मिले होंगे, दिए है ना। तो यही है जी एफबीआर के फंक्शन में शामिल है कि जो बंदा अच्छा काम करके आए उसको अवार्ड दिया जाए, उसको इंसेंटिव दिए जाए, उसको बोनस दिया जाए। तो ये एफबीआर के जो फंक्शंस हैं उसका एक फंक्शन ये भी है कि अगर आपको इजाजत दें तो आगे चल के इकट्ठे ना क्वेश्चन कर लेंगे, नोट कर लें इसे, तो क्योंकि वो फिर ना जो ऑनलाइन है उनके भी कंसर्न बढ़ते जाते हैं कि सर आप ना बिल्कुल फिर हट जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो आगे जी, अच्छा ये जो इनामात ये जाएंगे ना वो सैलरी से अलहदा होंगे। सैलरी तो आ रही है कि अप्लाई दे रहा है, और सैलरी की अक्सर मुझे क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये इंस्पेक्टर की, अभी भी लोग पूछते हैं सैलरी क्या होगी। अब तो सबको पता चल गया होगा यार सैलरी क्या होगी। बेसिक जो होगी। गासिब कितनी सैलरी ले रहे हैं 2018 के बैच वाले इस वक्त? अल्लाह के बंदे 87 मेरे बैच में बेसिक जो आपको नेट बेनिफिट एफबीआर से मिल रहा है ना, वो 87,000 मिल रहा है जो 18 में भर्ती हुए थे। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना यार, वो जो अपना डबल होता था आईजीपी अलाउंस, हाँ, तो ये अलाउंसेस वगैरह डाल के तो एफबीआर का जो इंस्पेक्टर जिसने 3-4 साल नौकरी कर ली है वो इस वक्त 87,000 ले रहा है। ये सरकार, बाकी वो जो ले रहा है वो बेशुमार ले रहा है। अच्छा जी, अगला है, कहता है जी कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। आगे अगर आपने हेडिंग्स देनी है तो ये अवार्ड दे लेना, एक्स्ट्रा अवार्ड। ठीक है, अगला दे लो इंटरनल कंट्रोल्स। ये क्या हो सकता है आपके माइंड में, क्या आता है? कंट्रोल तो ये है कि कंट्रोल लगाया जाता है कि जी ऐसे चेक पॉइंट्स लगाए जाते हैं कि अगर कोई गलत काम हो रहा हो तो पता चल जाए। तो इंटरनल कंट्रोल, अदारे के अंदर कंट्रोल लगाए जाए। कैसे लगाए जाएं जी, क्यों लगाए जाएं? जो लोग करप्शन कर रहे हैं, जिनके इरादे ठीक नहीं है, उनको चेक किया जाए ताकि कि ये लोग करप्ट हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। आइडेंटिफाई करके तो उनके फिर क्या किया जाए, उनके खिलाफ जो है ना कार्रवाइयाँ की जाए, और जब प्रमोशन की बारी आए तो उनका रिकॉर्ड सामने रखा जाए कि यार इसको असिस्टेंट कमिश्नर बनाना है या नहीं बनाना, इसको इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर बनाना है या नहीं बनाना, और भी कोई इनामात दिए जाने, इंसेंटिव्स वगैरह, तो वहाँ पे भी देखा जाए कि यार इंटरनल कंट्रोल लगाया था, क्यों लगाया था? ताकि पता चलाया जा सके ये बंदा अनफेयर मीन्स में इन्वॉल्व है, करप्ट कामों में इन्वॉल्व है। जो और साथ साथ में एक कंट्रोल लगाता है एफबीआर। हर साल जो आप गोशवारे जमा करवाते हैं, एफबीआर खुद मंगवाता है कि हार्ड कॉपी भेजो उसकी, बोर्ड के अंदर भेजते हैं इंस्पेक्टर एंड अबाउट, नीचे वाले भी भेजते हैं 16 से, वही ना इंस्पेक्टर एंड अबाउट, तो 16 पे इंस्पेक्टर और या दूसरे स्टूडेंट। डिक्लेरेशन आपने, ये इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा है। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है कि उन्होंने एक कंट्रोल लगाया कि जो अनफेयर मीन्स में इन्वॉल्व हैं, लोगों से रिश्वत लेते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और ऐसे और मेजर्स अडॉप्ट किए जाए कि ताकि करप्ट लोगों को हाईलाइट किया जा सके, और करप्ट लोगों की जब प्रमोशन की बारी आए तो उनका फोल्डर सामने रखा जाए, और फोल्डर सामने रख के फिर देखा जाए कि इनको कहीं आगे प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आगे प्रमोट कर दिया तो ये और ज्यादा करप्ट तो नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था। तो
नेक्स्ट पॉइंट है जो जॉब्स हैं एफबीआर के अंदर। एफबीआर के फंक्शन ये भी है कि अच्छा फिर वो कहते हैं कि आपने डेजिग्नेट कर दिया ना, तो देखें कि जरूरत को नेक्स्ट जो नया टाइम आ रहा है, चीजें इवॉल्व कर रही होती हैं। लॉ जो है क्या वो स्टैग्नेंट है? लॉ के स्टूडेंट बताएंगे लॉ क्या स्टैग्नेंट होता है? लॉ हमेशा इवॉल्व कर रहा हो, वो जिस तरह सोसाइटी की नीड्स होती हैं उस तरह का कानून सामने आ जाता है। लॉ कांस्टेंट नहीं रहता, वो देखते हैं कि यार ये इस तरह से चीजें जब होना शुरू हो गई तो उसका हल निकाला जाता है। इसी तरह ये कह रहे हैं कि जो एफबीआर अपनी आंखें खुली रखेगा और देखेगा कि पोस्ट वगैरह को कि इस पोस्ट की जरूरत है या नहीं है, तो अगर नहीं है तो उसको री डेजिग्नेट करें। अब एफबीआर के अंदर एक मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एफबीआर के अंदर मेजर दो काम हो रहे हैं, एक इनकम टैक्स लॉ की इम्प्लीमेंटेशन और एक सेल टैक्स एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन। आप लोग इंस्पेक्टर बन के जाएंगे तो आप जाएंगे इनकम टैक्स के ऊपर, सेल टैक्स कौन कर रहा है? कोई इंस्पेक्टर सेल टैक्स में नहीं है एक्सेप्ट 1 और 2 केसेस। ये क्यों? सेल टैक्स कौन कर रहा है? सेल टैक्स कर रहा है इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर या फिर ऑडिट ऑफिसर्स। ये पाकिस्तान कस्टम्स के अंदर होते थे। पाकिस्तान कस्टम्स पहले सेल टैक्स जो है वो इनलैंड रेवेन्यू था ही नहीं। ये जब एफबीआर बना, एफबीआर बनने के बाद रिफॉर्म्स फर्दर आगे बढ़ी, तो आई थिंक 2009 या 2010 में सेल टैक्स को कस्टम से उठाकर डाल दिया गया इनलैंड रेवेन्यू के अंदर। जब इनलैंड रेवेन्यू के अंदर डाला गया, जो सेल टैक्स को कस्टम में रहकर एम्प्लॉय देख रहे थे उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया इनलैंड रेवेन्यू के अंदर। तो वो लोगों की जो अभी भी है वही ये काम कर रहे हैं सेल टैक्स वाला, और उनको ऑडिट अफसर या इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट अफसर कहा जाता है। अब मैं इसको रीडेजिग्नेट की तरफ लेके आने लगा। अब नई इंडक्शन उनकी कोई नहीं हुई, नई इंडक्शन कोई नहीं हो रही, लेकिन इंस्पेक्टर जो हैं इनलैंड रेवेन्यू, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू हर 3 से 4 साल बाद एफबीआर के अंदर इंडक्ट हो रहे हैं, लेकिन ऑडिट ऑफिसर नहीं आ रहे। तो अब ये वो रीडेजिग्नेट वाला काम शुरू होगा कि यार अब एफबीआर ने सोच लिया है कि जो 2000 में हमने ऑडिट ऑफिसर बनाए थे वो आने वाले 5 साल 10 साल या 15 साल में एफबीआर से आउट हो जाएंगे। तो फिर कौन संभालेगा? इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। तो इसी वजह से आजकल एफबीआर क्या कर रहा है, जितने भी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू हैं उनको मुख्तलिफ बैचेस के अंदर जो डायरेक्टरेट है हमारी ट्रेनिंग वाली, वहाँ पे बुलाया जा रहा है और उनकी ट्रेनिंग की जा रही है और उनको मेजरली सेल टैक्स सिखाया जा रहा है, ताकि जब ये वाले लोग अदारे से चले जाएं तो एक वैक्यूम पैदा ना हो, एक खला पैदा ना हो, और हमारे जो यंग जनरेशन है जो कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू है ये तैयार हो चुका हो। और अब ये तैयार करने की कोशिश कर रहा है अदारा, एफबीआर कर रहा है, लेकिन इन लोगों की अभी मोनोपोली है, तो ये थोड़ा सा स्पेस नहीं दे रहे कि इनके अंदर जाया जा सके। नहीं दे रहे ना, कोई जाता है तो उसको कहते हैं ठीक है बैठो याशी करो यार, स्पेस नहीं दे रहे वो। लेकिन कब तक नहीं देंगे? जब पहले से भर्ती लोग हैं वो रिटायर हो जाएंगे पीछे, फिर किस ये है हमारा डायलेमा हमारी कौम का कि देखो आप लोगों ने जो IRAO है वो मोस्टली 50 की एज में चल रहे हैं, ठीक है, 60 तक नौकरी करेंगे, 10 साल और कर लेंगे, पीछे कौन होगा? इंस्पेक्टर। तो उनको कुछ बता के चले जाओ यार कि किस तरह आप लोग ऑडिट करते हो, किस तरह काम चलाते हो, लेकिन वो साथ नहीं बिठाते अभी तक। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो सुन ले शायद मुझसे लाड़ी पड़े, ठीक है तो लेकिन वो नहीं सिखा रहे अभी तक। तो करंट सूरत हाल ये है। लेकिन अभी एफबीआर ने भी देखना था ना, एफबीआर का फंक्शन था, उन्होंने भी तो परफॉर्म करना था ना, तो वो परफॉर्म करके उन्होंने क्या किया है, एफबीआर के जहाँ जहाँ पे भी इंस्पेक्टर पोस्टेड है फील्ड फॉर्मेशन पे उनको बुलाया जा रहा है
और बुला के मेजर सेल टैक्स अकाउंट सिखाया जा रहा है। तो ये जनाब एफबीआर का फंक्शन जो है मैंने आपके साथ, और ये करंटली हो परसों जो मुझे अवैस आपको छोड़ने आया था वो ट्रेनिंग पे है। किस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहा है? सेल टैक्स ही कर रहा है। तो एफबीआर अपना फंक्शन की परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, अच्छा, ये तो एक बड़ा ही जबरदस्त फंक्शन है और सबको पता है। जहां पे इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, कोई पुलिस वाले बैठे हैं, हाँ जी, एक होती है इंटेरोगेशन, एक होती है इन्वेस्टिगेशन और एक होती है इंक्वायरी। एक होती है इंटेरोगेशन, एक होती है इन्वेस्टिगेशन और एक होती है इंक्वायरी। क्या फर्क है? स्पेशल ब्रांच। तीन चीजें बता दी मैंने, अल्फाज हल्का हल्का तो फर्क निकालने की कोशिश करेंगे। जैसा कोई बंदा आप पकड़ते हैं, कोई रॉबरी करने वाला है, उसके बाद पर्चा आ जाता है, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जी, उस इंटेरोगेशन कब होती है? इंटरोगेशन आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, पहले भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, मौके बाद ये पहले है इन्वेस्टिगेशन। चलिए जल्दी से सीआरपीसी में जो है ना इंक्वायरी जो होती है वो जुडिशरी करवाती है, कोई भी जजेस वगैरह कोई भी उस पे इंक्वायरी करवा सकते हैं किसी मैटर पे। जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस ऑफिसर करता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करता है, आईओ करता है। सीआरपीसी के मुताबिक ये है। अच्छा, और इंटेरोगेशन का वर्ड सीआरपीसी में नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं ना। इंटेरोगेशन तो यही है कि एक इंटेरोगी जिस तरह शहबाज गिल साहब की अभी क्या हो रही है, इंटेरोगेशन होती है, उनको सामने बैठाते हैं, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। एक जिसमें पूरा कंट्रोल है, जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं, पुलिस वाले हैं, उनका पूरा कंट्रोल है उनके ऊपर। कमरे में बिठाते हैं और पूछते हैं बताओ ये आपने क्यों कहा। पूरी इन्वायरमेंट उनके अंडर है वो वाली, ये कुछ चाहते हुए भी दाएं बाएं नहीं हो सकते। इंक्वायरी क्या है यार? अक्सर आप इंक्वायरी के नंबर दिए होते हैं मुख्तलिफ, कि आपको कोई इंक्वायरी है, कोई मालूमात लेनी है, सवाल जवाब करना है तो कॉल करो, मालूमात ले लो। इंक्वायरी नंबर होते हैं ना, सिंपल मालूमात लेने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अब आ गया इन्वेस्टिगेशन, किसी मामले की खोज में निकलना। इन्वेस्टिगेशन किसी मामले की खोज में निकलना। इंटेरोगेशन में इंटेरोगी सामने बैठ गया, आप इंटेरोगेटर हैं, आप कंट्रोल इन्वायरमेंट है, उसके अंदर सवाल जवाब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटेरोगेशन कर रहे हैं। इंक्वायरी, रेलवे इंक्वायरी सुना है? इंक्वायरी पे कॉल कर रहे, पूछो ट्रेन आई है या नहीं है, मालूमात ले रहे हो, फर्क पता चला जी। और इन्वेस्टिगेशन, मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पूरी जांच पड़ताल करो, जाके वाकया कैसे हुआ था पूरे गांव वालों से पूछो, जो ये कह रहे हैं सच कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। तो इन एग्जांपल्स की वजह से मैंने कोशिश की कि आपको इंटेरोगेशन, इंक्वायरी और तो इसका मैं थोड़ा सा आपको एक, हाँ जी, मुझे भी पर्सनल मैसेजेस करके जवाब देंगे। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? आपको इन्वेस्टिगेशन कौन, क्यों? ये सिंपल है कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है। हाँ, तो ये समझ नहीं आ रही है? नहीं समझ आ रही है, वो पर्सनली डीएम करके आप कि इन्वेस्टिगेशन जवाब दे रहे। वेरी गुड। तो क्या कहा उन्होंने? चले जी, उनकी जो मैंने अपने नॉलेज के मुताबिक आपको बताया कि इनके लिटरल मीनिंग से कुछ ये बनता है, और आई होप कि ये ठीक होगा। सही है। तो अब उन्होंने क्या कहा उनसे भी? इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। अगर आप इनपुट देना चाहते हैं जी, बिल्कुल आपके पास है, आप बोल के भी बता सकते हैं कि मैं समझता हूँ कि इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी ये होती है। जी बताएंगे। इन्वेस्टिगेशन में कहते हैं कि एविडेंस जो है वो पहले इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है, एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। ठीक है जी। एक स्टूडेंट का तो हाँ, चलेंगे। ये एक आसानी समझ, कहीं जिंदगी में आपको थोड़ा फर्क निकालना पड़े तो आप दे सकते हैं इस एग्जांपल से। ये इंटरोगेशन होती है मेरे ख्याल से, दिस इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज इंटरोगेशन, आई थिंक।
इसमें थोड़ा सा अगर फर्क निकालना चाहे ना, अब देखो चीजें आपस में इकट्ठी होती हैं, जंबल अप होती हैं, ओवरलैप कर रही होती हैं। जब हमने सटल डिफरेंस, बारीक सा फर्क निकालना हो ना, तो फिर हम देखते हैं कि यार जो इंटेरोगेशन हो रही है ना, वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो रही है। आप किसी को सड़क पे बिठा के इंटेरोगेशन नहीं कर सकते। बीच चौराहे पे किसी की इंटेरोगेशन होती देखी है? इवन के पुलिस वाले भी अंदर ले आते हैं और अंदर जाके ही जो कुछ भी उन्होंने करना होता है इंटेरोगेट करते हैं। हाँ सर, मेरा क्रिमिनल जीसस में तो उधर थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में। हाँ हाँ तो इंटरोगेशन जो होती है मुख्तलिफ उसके भी स्टेप्स होते हैं कि किससे कैसे पकड़ेंगे, किससे कैसे हाँ हाँ पकड़ेंगे। हाँ, तो उसकी मेथोडोलॉजीज बड़ी हैं। तो लेट्स काट इट शॉर्ट। मेरा ख्याल है कि जो आपको बताया गया है वो अगर आप उसमें फर्दर काम करेंगे तो इन क्रक्स वही होगा। इन्वायरमेंट का, कंट्रोल का, इंक्वायरी, आपको मालूमात लेना हो गया, और इन्वेस्टिगेशन। किसी बंदे को भेज के करवाने से जा सकते कोई बंदा, इन्वेस्टिगेशन वो होती है जो पुलिस करती है, एक खास मौजूद करता है, वो होता है जो कोर्ट जो है वो करवाती है, कोर्ट के अंदर जी, रहता है। ये सारे वकील साहब हैं जी। तो आप, हम आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको कोई कल पूछे तो आप ये बता सकते हैं, इंशाल्लाह ही विल बी सेटिस्फाइड पर्सन आफ्टर हियरिंग योर आंसर। चीजें मैं फिर कहता हूँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है। ओवरलैपिंग करना यही होता है कि एक ही गोद में दूसरी बैठी होती है। जब कोई कह दे कि नहीं यार मुझे नहीं पता, मुझे फर्क निकाल के दिखाओ, तो आप कहते हैं फिर मैं कहता हूँ कि हल्का सा फर्क ये हो सकता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट। हाँ, तो ये हमारा एफबीआर का ये बहुत तगड़ा फंक्शन है कि आप समझते हैं कहीं पे टैक्स की इवेजन हो रही है। टैक्स की इवेजन क्या होती है? चोरी। ठीक है, लोग टैक्स को चोरी कर रहे हैं, टैक्स पे नहीं कर रहे। तो फिर बीइंग एफबीआर का काम ही है कि रेवेन्यू इकट्ठा करना। और जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू को कुछ चोरी कर रहा है, चाहे वो किसी शेप में भी कर रहा है, तो एफबीआर वहाँ हरकत में आएगा, वह इन्वेस्टिगेट भी करेगा और इंक्वायर भी करेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि रिसेंटली लाहौर में तो इंस्पेक्टरों ने 2 बड़े काम किए, और बड़े ही प्रोफेशनल वे में किया, लोगों को उठाया भी है। सीटीओ में थी, वो लेके भी आए हैं, और पहली दफा एफआईआर भी उन्होंने की है इनकम टैक्स और सेल टैक्स मैटर्स में बड़े अरसे के बाद, और उन बंदों को उन्होंने अरेस्ट भी किया। सही, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जो है एफबीआर के मेजर फंक्शन में शामिल है। वो इन्वेस्टिगेट करेगा, क्या करेगा, जहां जहां से रेवेन्यू किसी होल से निकल रहा है उस होल की तरफ जाएगा और उस होल से रेवेन्यू को निकालने की कोशिश करेगा। जहां जहां से लोग जो रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रेवेन्यू को वहां से वो लेके आएगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। कैसे करेगा, वो पूरा एक प्रोसेस जो है। अगर लाइक सेल टैक्स वाला है तो वो बंदे को उठा भी सकता है फौरन, और अगर इनकम टैक्स या रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे कहेगा रजिस्टर्ड हो। जब वो रजिस्टर्ड होगा तो कहेगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर। जब रिटर्न फाइल करेगा तो उसकी रिटर्न चेक करेगा सही फाइल हुई है या नहीं हुई। नहीं फाइल हुई तो वो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। ऑडिट रिपोर्ट में कहेगा मैं समझता हूँ यहाँ 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 तुमने गलत किया है, तुम्हारा रेवेन्यू ज्यादा बनता है, खर्चे कम बनते हैं। उसकी टैक्सेबल इनकम को बढ़ाएगा, और टैक्सेबल इनकम को बढ़ा के उसको 122 में जाके ऑर्डर कर देगा। ये सारे का सारा क्या हो रहा है, आपने इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायर करके जहाँ से रेवेन्यू जो लूज हो रहा था, मैं सेक्शन लिख देता हूँ शायद कभी काम आए, कि होता क्या है लाइक सेल टैक्स में तो जहाँ पे चोरी हो रही होती है आपके पास इख्तियारात होते हैं, आप बंदे को उठा लेते हैं। सही, अरेस्ट का सेक्शन कौन सा है सेल टैक्स का? तो यही करके है। अच्छा, करंटली मैं अभी उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन यही 35 से 40 के दरमियान ही है। अच्छा, तो क्या होता है, लेकिन इनकम टैक्स मैटर में आपको क्या होता है कि आप कहते हैं 114(4) रिटर्न फाइल कर। जो भी पर्सन है उसे कहते हैं रिटर्न फाइल कर। वो रिटर्न फाइल करता है, ठीक है। फिर आप उसमें से पॉइंट्स ढूंढते हैं, और ढूंढने के लिए आप उसको 177(1) में सिलेक्ट कर लेते हैं। कहते हैं इंटीमेशन भेजी, तुम्हारा ऑडिट होगा। जब उसका ऑडिट होता है आप उसको ऑडिट ऑब्जर्वेशंस बताते हैं। ये मैं जो ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ ये सब सेक्शन है। सब सेक्शन किसका? सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 177 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो आप कहते हो इसमें फिर इंटीमेशन भेजते हो। डिपार्टमेंट में ये मशहूर जमाना इंटीमेशन के नाम से जाना जाता है। आप उसे इंटीमेशन भेजते हो, उसके बाद उसको जब इंटीमेशन पे आपको मालूमात कुछ मिल जाती है या नहीं मिलती, तो आप क्या करते हो, सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 177 उसकी आप एक ऑडिट रिपोर्ट बना देते हो।
इसको मशहूरी के तौर पर कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। जब ऑडिट रिपोर्ट में जब पॉइंट सामने आ जाते हैं फिर आप उसे कहते हो 122(9) सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 122 कहते हो कि मैं तुम्हें शोकाज नोटिस करता हूँ कि क्या तुम्हें मैं इतना टैक्स ना लगा दूं। इसमें क्या कहते हो, शोकाज नोटिस। शोकाज नोटिस क्या होता है, आप एक्सप्लेनेशन लेते हो कि प्लीज कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्लेन योर पोजीशन, शुड आई नॉट टैक्स यू विद दिस अमाउंट। अमाउंट भी लिख के बताते हो कि तुम्हें मैं इतना टैक्स ना लगा दूं। अगर तुम्हारे पास अपनी डिफेंस में कुछ है तो सामने लेके आ जाओ, ये मेरी वार्निंग है, मैं लगाने लगा हूं। 122 जब आप करते हो, ठीक है। तो ये ऐसे कहते हैं SCN, शोकाज नोटिस। और जब वो जवाब देता है उसको आप सामने रखते हो और उसके बाद आप ऑर्डर दे देते हो 122(1) का, क्योंकि जो उसने यहाँ पे रिटर्न फाइल की वो रिटर्न जो फाइल हुई उसको कहते हैं, जब रिटर्न फाइल हो जाती है तो उसको एक ऑर्डर मिलता है आप FBR की तरफ से ऑटोमेटिकली। आप कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ हो ना, आप रिटर्न फाइल करें ना, जैसे ही आप रिटर्न फाइल करेंगे FBR की तरफ से एक मैसेज भी आता है और एक रिटर्न में एक ऑर्डर भी आता है। उस ऑर्डर को कहते हैं 120 का ऑर्डर। ये ऑर्डर क्या होता है, ये ऑर्डर कहता है कि तुमने जो रिटर्न फाइल की है ना, हम समझ रहे हैं कि ये रिटर्न ठीक है, डीम कर लो कि ये सही है जो तुमने जो कुछ भी कहा। इसे कहते हैं डीम्ड असेसमेंट। तो ये तो वो मामला है जब आपने रिटर्न फाइल नहीं की। अगर पहले से फाइल की हुई है तो इसको आप खत्म कर देते हैं, यहाँ से काम स्टार्ट कर देते हैं। और अगर फाइल नहीं की हुई तो फिर पहले फाइल करवाते हैं, फाइल करने के बाद उसको देखते हैं। और अगर फिर भी नहीं आता तो आप फिर भी आपको बहुत से इख्तियार दिए गए हैं। सेक्शन 176, सेक्शन 176 एक बहुत ही तगड़ा सेक्शन है। वो FBR ऑफिसर को अलाउ करता है वो किसी भी बंदे से लेटर लिख के इंफॉर्मेशन मांग सकता है, चाहे वो FIA से मांग ले, चाहे वो पुलिस से मांग ले, चाहे वो बैंक से मांग ले, कहीं से भी मांग ले। सेक्शन 176। तो मुझे अगर आपके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, मैं नादरा को भी लिख सकता हूँ, मैं FIA को भी लिख सकता हूँ, मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी लिख सकता हूँ, मैं पुलिस को भी लिख सकता हूँ, मैं आपके जो आप जहाँ पे आप नौकरी करते हैं उनको भी लिख सकता हूँ कि मुझे इनके बारे में तमाम की तमाम मालूमात दे दी जाए। And they are bound to provide the information because Section 176 of the Income Tax Ordinance empowers the Commissioner of Inland Revenue to obtain information. ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि आपको चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन चीजों को नोट कर लो। अगर यहाँ पे सिर्फ फंक्शन कह दे लिख दो तो फिर आपने इन चीजों को कोट कर देना, इन एग्जाम्पल्स को लिख देना है। सिंपल एक वर्ड लिखने की बजाय, एक लाइन लिखने की बजाय आप साथ में बता सकते हैं कि अगर सेल टैक्स की चोरी हो तो डायरेक्ट हम उठा लेंगे, सेक्शन ये वाला है उसका। और अगर इनकम टैक्स की हो रही है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर रिटर्न फाइल की हुई है तो ऑडिट में भी सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर रिटर्न फाइल नहीं की हुई तो पहले कहेंगे रिटर्न फाइल कर लो, ठीक है। और रिटर्न फाइल करवा के फिर सारा प्रोसेस जो है हम स्टार्ट कर लेंगे। और अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देता तो फिर 122 का ऑर्डर नहीं होता यहाँ पे, और ये नोटिस भी नहीं होते। फिर 121 का सेक्शन फिर इसका हो जाता है, जिसे कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो उसने कुछ नहीं बताया, आपने अपनी तरफ से बेस्ट जज किया। आपने देखा BMW भी खड़ी है, 2 प्लाजा भी हैं, और बाहर 17 चक्कर भी दुबई के लागे हैं साल में। उसकी कमाई कितनी होगी ये तो कुछ नहीं बता रहा, ना रिटर्न फाइल कर रहा है ना हमारे पास आता है। लेकिन मुझे इधर उधर से मैंने 176 की पावर तो थी ना, लोगों से पूछ के देखा। इसे तो एक्साइज एंड टैक्सेशन वाला को लेटर लिखा, उसने कहा 4 BMW इसके नाम पे है, ठीक है। जब रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी के पास लिखा तो उसने कहा यार DHA में 4 इसके प्लाजे हैं, ठीक है। तो फिर वो नहीं बताता तो फिर आप इसमें जा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दो। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ना यार, अकाउंटेबिलिटी का है। सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी लिख लें, सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज। सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज। FBR की जो एम्प्लॉयज है, वैसे अगर देखा जाए अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से तो
कल को आपने इंशाल्लाह, क्योंकि आप में से बनना है, आपके आउट तो कोई नहीं आएगा इंशाल्लाह। इस क्लास में ही आगे बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो कि इंस्पेक्टर बने होंगे। इनके स्क्रिप्ट पे वो सॉरी स्क्रीनिंग में नंबर कम है, हाँ हाँ पूछिए। वो उनका मेरिट में आ रहा है। यार मैं आपको बता देता हूँ, मेरा ना पिछली लिस्ट जो है अभी भी शायद एफपीएससी में अवेलेबल होगी, तो आप देख लीजिएगा। मैं अपना पर्सनल जो मेरे साथ हुआ मैं बता देता हूँ। हमारी दफा शायद 467 थे इंस्पेक्टर जो इनलैंड रेवेन्यू चाहिए थे। अब तो 3 बैच हुए हैं, बैच 1, बैच 2, बैच 3। हमारी दफा कुछ ज्यादा बैचेस बने थे टेस्ट के लिए, शायद एफपीएससी की कैपेसिटी एक बैच में कम होती थी, इसलिए उन्होंने 4 या 5 बना दिए थे बैचेस। तो मेरा नाम जैसे यहाँ से शुरू होता है, तो मेरा लास्ट बैच था। तो लास्ट बैच का पेपर हुआ, तो पेपर ज्यादातर जो था वो इकोनॉमिक्स से आ गया, और इकोनॉमिक्स से में भी वो जो कि करंट इकोनॉमिक सिचुएशन थी पाकिस्तान की, उसने बहुत कम पूछा टैक्सेशन के बारे में। तो मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ कि यार प्रिपरेशन भी बड़ी अच्छी की थी, तो मुश्किल लग रहा है कि नाम आए। जिस तरह आप लोगों ने मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू पता किया होगा, मेरा भी एक दोस्त था जो कि जिस तरह आप बैठे हैं, आप में से कोई एडी एफपीएससी बनते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इस तरह मेरा भी एक दोस्त बना हुआ था। तो क्योंकि जब आप कायदा-ए-आज़म लाइब्रेरी और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में जाना शुरू करते हैं, तो आपकी इंटरेक्शन उन लोगों से होती है जो लोग इस मुकाबले में आ रहे होते हैं। तो वो इस तरह मेरा भी एक गुड फ्रेंड था, उसने बताया कि यार दुआ करो, तुम्हारा नंबर बहुत पीछे है और बहुत पीछे है, तो शायद तुम एंड में तुम्हें कहा वो ना आपको उस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वालों की लिस्ट में आप पाए, अगर आए तो बड़े एंड में आएंगे। एक और दोस्त था, जिस तरह ये दो हैं और आप में से एक एफपीएससी हो, इन्हीं के साथ बैठ के पढ़ता हो, तो मैंने उसका नाम आरिफ था। उसने कहा आरिफ के बहुत अच्छे नंबर हैं, कोई भी नहीं होता ना, लेकिन आरिफ जरूर हो जाएगा। कोई भी नहीं होता, आरिफ जरूर हो जाएगा, आरिफ के बहुत अच्छे नंबर हैं, आरिफ का इंटरव्यू होना ही होना है। तो हुआ क्या, डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेट नहीं आई, लेकिन डॉक्यूमेंट सबमिशन से 15 दिन पहले उसने हमें बताया यार आरिफ का तो मैंने पहले बताया तो होना ही होना है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करो तुम्हारा नाम भी आ गया है, लेकिन बिल्कुल बॉटम पे हो, बिल्कुल एंड पे हो आप, लेकिन आपका नाम भी आ गया। इसका मतलब है मैं बिल्कुल जीरो पे था नीचे वालों में। जिस तरह जनाब आपकी बड़ी दुआएं की गई कि आप आ जाए, तो इसी तरह कहीं मेरे साथ भी हुआ, लेकिन उसने मुझे बता दिया 15 दिन पहले लिस्ट लगने से कि तुम आ गए हो, जो लिस्ट फाइनल हुई है वही हुआ, लिस्ट फाइनल हुई, मेरा नाम भी आ गया। लेकिन मुझे क्लियर था कि मेरा नाम बहुत नीचे है जाने से पहले। तो इंटरव्यू की तैयारी शुरू हुई, तो जब इंटरव्यू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। इंटरव्यू के थे 200 मार्क्स और 100 मार्क्स थे डिस्क्रिप्टिव, हुआ ही नहीं था। अब एक बंदा बड़ा मुश्किल से स्क्रीनिंग पास कर रहा है, इंटरव्यू जब उसने दिया तो वो टॉप 100 के अंदर आ गया। वो 467 में से वो आगे निकला और कहां पे पहुंच गया, टॉप 100 के अंदर। आरिफ का क्या बना, आरिफ नॉट रिक्वायर्ड हो गया, ठीक है, आरिफ निकल गया बाहर। इंस्पेक्टरशिप स्टार्ट हो गई। अच्छा, फिर उस दोस्त ने, हमारा रिजल्ट आया था मेरे ख्याल से मार्च या अप्रैल में, उसने फरवरी में बता दिया कि भाई तू तो बहुत आगे आ गया, और आरिफ को उसने पहले बता दिया कि आरिफ तू निकल गया। अब उसने कहा आरिफ तुम दुआएं करो ठीक है, ये लिटरली ऐसे हुआ। अच्छा, आरिफ ने दुआएं शुरू की, लेकिन वो उस वक्त कबूल नहीं हुई। हमारा बैच ज्वाइन कर गया मई में एफबीआर के अंदर, हमारी को 10 साल की नौकरी हो गई वहाँ, 10 महीनों की। तो फिर क्या हुआ, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जॉब्स पे निकलना शुरू हो गए। कोई FIA में चला गया, कोई लोकल गवर्नमेंट में चला गया, कुछ मेरी तरह के थे जिनके इरादे खराब हुए
तो मीनिंग देयर बाय को 15-20 लोग निकल गए। एफपीएससी ने आरफ से रब्ता किया, 15-20 लोगों को उन्होंने नया लेटर इशू किया, आरिफ का नाम उसमें आ। तो आरिफ साहब इस वक्त इंस्पेक्टर इंडियन रेवेन्यू है और अटक में पोस्टेड है। ठीक है जी, आरिफ साहब जो है इस वक्त, कभी अगर आप में से किसी का अटक में अल्लाह के दाए पोस्टिंग हो, लेकिन तो पिंडी वाले जो सुन रहे हैं, अगर ये कोई अटक का है तो जाके आरिफ साहब से मिल सकते हैं। और आरिफ साहब वहाँ पे मशहूर है तालिबान के नाम से। ठीक है जी, वो इसलिए कि वो किसी की नहीं सुनते। आरिफ साहब जो है वो 5 वक्त के नमाजी आदमी हैं और बारिश और ऊपर से खटक हैं और कहते हैं बड़ा ये नहीं हो सकता। तो ये है जी इसका आंसर। यार हमारे तो ये हो गया था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तभी आरिफ साहब यार वो दूर की क्या बात है, मेरे ही प्लेटफॉर्म से वो पीबीएस पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो अभी पेपर होने लगा है ना, उसका वो कंडक्ट कर रहे हैं। इनका आज भी मैंने अपलोड किया था, उनका नंबर भी मौजूद है, उनसे कॉल करके जो है ना आप पूछ सकते हैं कि क्या हुआ था। तो वो बंदा उसने सोचना छोड़ दिया। तो मैंने ना, हम लोग तो इंस्पेक्टरों के ग्रुप में थे ना, तो 10 महीने के बाद आया जी कि ये लड़के नए इंस्पेक्टर बन के आ गए। मैंने देखा तो उसने आरिफ का नाम, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने आरिफ को कॉल किया, आरिफ से इंस्पेक्टर मांगे, कहता पागल हो, अभी तो इसको साल गुजरने वाला है, तो अब कैसे होगा। मैंने कहा ये लेटर है, इसको पढ़ लो। लेटर पढ़ा तो बड़ा खुश हुआ। तो इस वक्त वो अटक में रावलपिंडी आरटीओ जो है ना, या इस्लामाबाद आरटीओ के अंडर आता है, लेकिन अटक में जॉब कर रहे हैं इंस्पेक्टर। यहाँ पे यार शायद वॉल्यूम का इशू जा रहा है वहाँ पे। नहीं, ये मार्जिन थोड़ा सा आउट हो रहा है, वो कवर किया है तो ये साइड आउट हो जाता है, या फिर हम इसको कवर करते हैं और इस साइड पे थोड़ा इन्वर्ट करते हैं, थोड़ा अच्छा। तो यार मैं आपको एंड बता देता हूँ भाई, सबसे ज्यादा काम आ रही है आपकी दुआएं। देखो अभी आरिफ जो है वो नॉन-ट्रीटमेंट हो चुका था, लेकिन फिर अल्लाह ताला को मंजूर था कि उसका इंस्पेक्टर बनना, तो करंटली वो जॉब कर रहा है, लेकिन पहली लिस्ट में उसका नाम नहीं था। मैं निकल चुका था, एंड पे दुआएं करवा कर वो किस वालिदैन से, यारों दोस्तों से, बुजुर्गों से मेरा नाम शामिल हुआ। और जब इंटरव्यू में सामने आया तो इंटरव्यू में उनके मुंह में अल्लाह ताला ने ऐसे क्वेश्चन डाले जिसमें मेरी बड़ी गिरफ्त थी। लेकिन ये था कि जब उन्होंने मेरे पॉइंट पे आए ना टैक्सेशन के ऊपर, और जब डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ था, तो फिर ही वाज सेटिस्फाइड कि जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट हम देना चाह रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं, क्योंकि उसने जो क्वेश्चन करने थे ला को तो मैंने सारा पढ़ा हुआ था। तो जब उसने डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव की बारी आई कि उसने पूछने की शुरू किए क्वेश्चन, तो मैंने उसको सही रेलिवेंट आंसर दिया। उसने फिर वो रेलिवेंट हो जाएगा, विद होल्डिंग का याद कर लेना, विद होल्डिंग के सेक्शन कौन कौन से हैं जब आप जाओ आगे इंटरव्यू के लिए। विद होल्डिंग क्या होती है, डिविडेंड क्या होता है, ठीक है, और भी बाकी जो रिकॉर्ड होंगे। लेकिन एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड में क्या फर्क होता है, ठीक है, एग्जाम्पलीफाई करो, तो फिर बाकी इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन ये है कि यार तीनों को मिलाएंगे, तीनों को मिला के तीनों के नंबर आपका तो यहाँ पे ऐड ये भी हो जाएगा, ठीक है, आपके बन जाएंगे 400 में सबके आपके इसमें से आ चुके हैं, इसमें इंशाल्लाह आएंगे और इसमें आएंगे। 400 में से आपके एक्यूमुलेट किए जाएंगे, सम अप किया जाएगा, जिसके सबसे ज्यादा होंगे वो मेरिट में पहले नंबर पे होगा, और इसी तरह वो 492 तक आ जाएंगे। 492 को बुला लेंगे, ये जब सारा कुछ एंड हो चुका होगा। मतलब कि इसमें डिस्क्रिप्टिव में सारे अगर 40% ले जाते हैं तो मेरिट वालों को बुलाएंगे, तो फिर वो हर एक से डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे ना, फिर उनका ये फिल्टर लगाने का फायदा। उसमें मतलब वो 50 वाली फिर वो फिल्टर इसी तरह लगाएंगे ना, लेकिन इस तरह होगा नहीं कि यार बंदा जो है इतना कॉम्पिटेंट हो। चलिए वापस तो वेटेज बन गई ना, आपने वेटेज निकालनी है, सिंपली ये देखो 100/400, तो ये कितनी बन गई 25%।
25%, फिर अगर दूसरे की भी 25% और इंटरव्यू की, ज़्यादा इंटरव्यू मैटर तो ये वेटेज है वहाँ पे। तो इंटरव्यू आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार होके जाना है कि आप इधर से भी टॉपर हो, आप इधर से भी टॉपर हो, लेकिन यहाँ पे उसको पसंद ना आए, आप तैयार होके ना जाए। यार देखो, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, वो पैनल बैठा हुआ है 21-22 अफसरों का ग्रेड के जो है, और वो वेट कर रहे हैं कि हमारे पास एक कैंडिडेट आएगा, वो तैयार होके आएगा, वो फॉर्मल होके आएगा कि फॉर्मल इंटरव्यू में गवर्नमेंट की जॉब लेने जा रहा हूँ। आप इनफॉर्मल चले जाए, आपने टाई लगाई हो और यहाँ तक लटक रही हो ऊपर से जो उसकी नाट है, तो आप जितना मर्जी आप पढ़े लिखे हो वो कहेंगे यार सॉरी। एटलीस्ट आपको इतने मैनर्स नहीं है कि आप 21-22 के अफसर के सामने आए तो आप प्रॉपर होके आ जाए यार। तो ये चीजें इंशाल्लाह जब आगे बढ़ेंगी तो आपको इतना ही नहीं पता कि यार मैनर्स बैठने के नहीं है, आप आने से पहले परमिशन भी ले लें। हालांकि उनको पता है, वो वेट कर रहे हैं, उन्होंने बाहर बंदा भी बिठाया हुआ है कि साहब को भेज दें, उनका हमने इंटरव्यू करना है। लेकिन आपको इतने एटिकेट्स होने चाहिए कि आप जब डोर पे आ कह रहे सर मे आई कम इन सर, तो वो स्माइल के साथ कहेगा आ जाओ, उसी के पास जाके खड़े हो जाएं, तो वो कहीं जनाब बैठे आपके लिए सर थैंक यू, फिर आप बैठ जाएं। तो ये क्या आप शो कर रहे हैं कि आप ओबीडिएंट हैं, सही है, तो उसको ये अच्छा लगेगा, उसको वो चौधरी तो नहीं रखने लगे कोई भी। आप जाके बैठे टांग से डाल लें तो ये नहीं। हाँ, तो अगर वो आपसे कह दें बगैर परमिशन चले जाएं, तो वो आपसे कह दें कि यार आपको कब पाँव मार देते हैं वो कि आप चले जाए बगैर परमिशन के अंदर, तो वो आपको कहते हैं यार आप कम उसको परमिशन ही ले लेते, तो आप आगे से आप जवाब में सर आपका बंदा ही लेने गया था मुझे। ठीक है, तो जब आपने बुलाया है तो नहीं चले, वो कहेंगे चलिए ठीक है बैठ जाए, तो फिर वो इम्प्रेशन गलत नहीं जाएगा। चलिए आप बाद में डिस्कशन करेंगे, ड्रेसिंग पे भी डिस्कशन करेंगे और बात करने के स्टाइल पे भी करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, एग्जीक्यूटिव स्वीगेस ऑफिसर और एफडीआर और प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत से, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज तक मुझे इंटरव्यू में फेल नहीं किया। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि कम्युनिकेशन जो है आप अगले बंदे को रियलाइज़ करवाते हैं कि मैं हूँ वो जिसको आप तलाश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह इस पर हम बाद में वर्किंग करेंगे। पहले ये वाला जो है ना, ये एक माइलस्टोन है इसे अचीव कर, ठीक है, बट ये जो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव थिंग थी। कुछ स्टूडेंट्स शायद ये समझ लें कि ये हमारा टाइम वेस्ट हुआ, तो ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, कि ये आपके आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा। और कब, हाँ जी, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें, पूछ रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव में चॉइसेस होंगी क्वेश्चन की? कभी भी नहीं होनी चाहिए चॉइसेस, होनी नहीं चाहिए। 5 अटेम्प्ट 7 में से 4 करने होते हैं, तो फिर तो आप लोग तो 8 में से 5 तो आप ऐसे ही होता है, साथ में ट्राई करने होते हैं ऐसे। ये क्या पेपर हुआ तो आप डिस्कस है? अच्छा, तो भाई नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इस तरह के आपको दे दिया है कि आप इस पे लिखो यार, ये नहीं है कि आप, लेकिन इसका मैं ही पूछ लूंगा, ये मैं इंक्वायर करूंगा कि जो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का है इसमें आप नोट कर लेंगे कि क्या जो इंस्पेक्टर का टेस्ट होगा उसमें चॉइस दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, लेकिन होना यही चाहिए कि 5 में से 5 जो 5 अटेम्प्ट है। नाम इंस्पेक्टर्स के जो होते हैं ना, कस्टम पे या उसमें ऑप्शन आते हैं। अच्छा, चलिए, एनी अगर होगा तो फिर ये आपके लिए एक एच होगा। हाँ, तो हाँ जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? चले इसको हम कंटिन्यू करते हैं, अगले पे आ जाओ यार, सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? ये तो अब हम सबको हम चाहते हैं कि हम दूसरे को अकाउंटेबल ठहराएं और हमारी अकाउंटेबिलिटी कभी ना हो। ऐसे ही है ना, हम हर बंदा चाहता है। देखो, मैं जब मोटरसाइकिल पे हूँ मैं समझता हूँ कि गाड़ी वाला सही ड्राइव नहीं कर रहा, जब मैं गाड़ी पे हूँ मैं समझता हूँ मोटरसाइकिल वाले सही ड्राइव नहीं कर रहे।
साइकिल वाला यार ये देखो इधर से लेके आ रहा है, इधर से लेके आ रहा है, बाइक, जब मैं बाइक पे हूँ मैं समझ लगे गाड़ी वाला देखो यार इसको तमीज ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह है कि हम चाहते हैं कि अगले बंदे का एहतसाब हो, मेरा कभी एहतसाब ना हो। तो लेकिन एफबीआर में भी वो कह रहा है कि एफबीआर की एक फंक्शन है कि वो अकाउंटेबिलिटी करेगा। अकाउंटेबिलिटी वो बाहर वालों की तो नहीं करेगा, अपने एम्प्लॉइज की करेगा। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए, अपने एम्प्लॉइज की अकाउंटेबिलिटी के लिए उसने क्या किया, उसने किया कि इनकी परफॉर्मेंस देखो यार, इनकी कॉम्पिटेंसी चेक करो, इनका कंडक्ट देखो, परफॉर्मेंस क्या है यार। ये परफॉर्मेंस क्या होती है? कितना ऑर्गेनाइजेशन काम है, आउटपुट कितनी है? अगर उसको कोई असाइनमेंट दी जाती है तो क्या असाइनमेंट वो परफॉर्म कर पाता है या नहीं कर पाता? एफबीआर में एक बंदे को ऑडिट पे लगा दिया गया कि यार एक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझो तो सही और समझ के इसका ऑडिट तो कर दो, इसकी ऑडिट रिपोर्ट तो बना दो। वो कहता है यार मैंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नाम ही पहली दफा सुना है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो अकाउंट्स बने हुए हैं जिसमें एक बैलेंस शीट है जिसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहा जाता है, एक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है जिसे इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है, ठीक है, और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। मेरी जाने बुला तो उसकी परफॉर्मेंस ठीक होगी। तो जो बंदा जिसको असाइनमेंट दी जाए अगर वो नहीं कर पा रहा तो फिर जनाब ये देखा तो जाए उसको। फिर कॉम्पिटेंसी क्या होती है? आपकी एबिलिटी टू, आपकी कैपेसिटी टू परफॉर्म अ टास्क। परफॉर्मेंस आप इससे अगर अलग करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको आता भी है लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन कॉम्पिटेंट वही होगा जिसमें एबिलिटी हो, जिसकी कंप्रीहेंशन होगी, जिसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो बंदा कॉम्पिटेंट। कहते हैं बड़ा ही कॉम्पिटेंट है। ये कॉम्पिटेंट भी बड़ा रॉन्ग यूज हो रहा है पाकिस्तान में, ठीक है। क्या वो मैं कहा करता हूँ, A one-eyed man is king amongst the blind, अंधों में काला राजा। तो यहाँ पे यही चल रहा है, हम लोग बस ऐसे ही चला रहे हैं सिस्टम को। सारे अंधे हैं, उसमें से एक दो बंदा जो है वो थोड़ा थोड़ा उसको नजर आता है तो वो सब कुछ ड्राइव कर रहा है, बाकी उसके पीछे लाइन लगा के उसके कंधे पे हाथ रख के चले हुए आ रहे हैं, ठीक है जी। तो कॉम्पिटेंसी आप इसे कह सकते हैं आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क। अगर है तो आप कॉम्पिटेंट हैं, अगर आप में वो एबिलिटी आपकी कैपेसिटी नहीं है देन यू आर इनकॉम्पिटेंट। तो ये जो इनकॉम्पिटेंट है उसकी अकाउंटेबिलिटी की जाए। यार तुम्हें ट्रेनिंग करवाई जा रही है, एफबीआर खर्चा करता है, सेल टैक्स तुम रहीम यार खान में पोस्टेड हो, तुम्हें लाहौर बुलाया जा रहा है, आपकी जो नॉलेज है उसको बढ़ाया जा रहा है, आपकी एबिलिटीज को बढ़ाया जा रहा है, फिर भी नहीं तुम बढ़ा रहे। आपको रहीम यार खान से आने जाने का खर्चा मिल रहा है, आपको मेस पे रहने का खर्चा मिल रहा है, मेस पे खाना मिल रहा है, नौकर मिल रहे हैं सरकार के, फिर भी तुम अपनी एबिलिटीज को नहीं बढ़ा रहे। कंडक्ट क्या होता है? आपका चाल चलन, हाँ, आपका कंडक्ट कैसा है? आप सुबह 9 बजे टाइम है दफ्तर आने का, आप कितने बजे आ रहे हैं? 10:30 बजे, 11 बजे छुट्टी का टाइम है, 5 बजे आप 2 बजे निकल जाते हैं। टैक्स पेयर आता है, उसको अच्छी तरीके से बात करनी है, आप उसके गले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये अकाउंटेबिलिटी ऑफ जो है सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द एफबीआर ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस, कॉम्पिटेंस एंड कंडक्ट। तो एफबीआर का ये फंक्शन है वो ओवरलुक करे अपने एम्प्लॉइज को और उनको अकाउंटेबल ठहराए अगर वो इनमें से किसी एक भी वायलेशन कर रहे हैं। अगर उनकी कॉम्पिटेंसी ठीक नहीं है तो उनका आईजीपी अलाउंस खत्म कर दिया जाए, जो उनकी डबल पे मिल रही है उसको खत्म कर दिया जाए। कंप्यूटर नहीं चलाना आ रहा, इसका अलाउंस खत्म करो। करते हैं, थ्रेट करते हैं ऑफिसर, जो काम ही है ना। तो ये वो एक्चुअली एफबीआर का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। वो और क्या करते हैं, जो बंदा कंडक्ट जिसका ठीक नहीं है
तो उसे भी कहते हैं इसका अलाउंस बंद करो। ये एक बड़ा, जब आप जाएंगे तो ये बहुत बड़ी तलवार होगी। छोटी सी बात होगी, कहते जो ऑफिसर होगा, यार आप अलाउंस भी तो ले रहे हैं, यही कहता है यार आप डबल पे भी तो ले रहे हैं, अलाउंस भी क्यों देते हैं आपके पास से? हाँ ये खत्म क्यों ना करें? हम क्यों खत्म ना करते हैं, आप लेट आते हो रोजाना। तो चलो जब जाएंगे ये बात वाली बातें, मैं अल्लाह लेके तो जाएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस कॉम्पिटेंसी और करता है, जब आप बन जाएंगे फिर डिस्कस होगा। जब मैंने छोड़ा था ना उस वक्त वही लोग जो थे यार बहुत अच्छे रह गए। सर इसमें और इंटरनल कंट्रोल से क्या फर्क आ जाएगा? हाँ हाँ, कंट्रोल में ना आप प्रोएक्टिव अप्रोच लगा रहे होते हैं। प्रोएक्टिव कोई इवेंट होने से पहले। यहाँ पे क्या हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी कब होती है? अकाउंटेबिलिटी बाद में होती है ना, ऐसे ही होता है जी। जो आप लोग कंट्रोल लगा रहे होते हैं, ये गलत काम ना हो, तो ना होने से बचाने के लिए आप कंट्रोल लगाते हैं। और जब कोई गलत काम कर रहा होता है उसको हटाने के लिए क्या कहते हैं, उसको अकाउंटेबिलिटी लगाते हैं, ठीक है जी। आगे जी अगला क्या है जी, जो है यार अगला एक पहले हमने करवाया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिस्कल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करवाया था। अब एफबीआर क्या करवाने लगा है, फिस्कल लॉज की इम्प्लीमेंटेशन क्या करवाने लगा। एक फंक्शन क्या है, दो इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब एक इम्प्लीमेंटेशन किसकी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म की और टैप की, और एक अब हो गया फिस्कल लॉज की। फिस्कल लॉज की आप इम्प्लीमेंटेशन करवाने लगे। पहले मुझे बताओ फिस्कल लॉज होते क्या है? laws related to tax matters in government to the implementation of fiscal laws। आप इंटरव्यू में बैठे हुए कहते हैं यार मुझे फिस्कल लॉज की लिस्ट बता दो जल्दी से। इंटरव्यूअर कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द वर्ड फिस्कल लॉज। फिस्कल लॉ का लफ्ज है क्या मतलब मायने है, ठीक है। फिस्कल ईयर क्या होता है और टैक्स ईयर क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या है? आप कहते हो बैठे हो, वो कहता है कभी कभी ना इररिलेवेंट क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है। तो ये तो रेलिवेंट है, वो पूछ लेते हैं, आप बैठे हैं डाल के कहते हैं टैक्स ईयर क्या होता है, क्या जानते हो टैक्स ईयर के बारे में? फिस्कल ईयर क्या होता है, क्या जानते हो आप उसके बारे में, क्या बताओगे? चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू, क्या बताओगे उन्हें? Fiscal year start from 1st of January and end to 31st December, and tax year start from 1st June and end on 30th June. नहीं यार ये काम first June to नहीं, ठीक है आपने ट्राई किया लेकिन ट्राई थोड़ा सही नहीं किया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा हाँ जी, ओके चल रहे हैं वहाँ पे जोन क्लास ठीक चल रही है। अच्छा मैं बता देता हूँ, देखो सेक्शन 73 पढ़ना, सेक्शन 73 है ना, निकालो ये टैक्स की किताब। कहते 74 74 एक कम हो गया 74 आपने कहना है सर टैक्स ईयर वो होता है जो सेक्शन 74 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसके अंदर डिफाइंड है। मैं टैक्स ईयर उसे कहूंगा, मैं उसको मानूंगा जो कि सेक्शन 74 में लिखा हुआ है। और सर फिस्कल ईयर है कि है माली साल, दिस इज माली साल। हर मुल्क ने अपने हिसाब से माली साल मुकर्रर किए हुए हैं और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो माली साल है वो 1 जुलाई से शुरू होता है हर साल और अगले साल के 30 जून को खत्म हो जाता है। अब सर टैक्स ईयर की मैं बता दूं तो टैक्स ईयर 3 तरह के होते हैं। एक सर होता है नॉर्मल टैक्स ईयर, एक होता है स्पेशल ट्रांजिशन और एक होता है ट्रांजिशन। आपके ये अल्फाज प्रोनाउंस करने की बात है, उसका कलम चल चुका होगा आपके हक में। जब उससे कहोगे ना कि सर वो होता है जो आपने जवाब दिया जनरल, एक होता है टैक्स प्रोफेशनल का। आपने कहना सर टैक्स ईयर में उसे मानूंगा जो सेक्शन 74
ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसके अंदर लिखा हुआ है वो टैक्स ईयर है। सर मैं इसकी तरफ आता हूँ बाद में, लेकिन मैं आपको फिस्कल ईयर का भी बता दूं। फिस्कल है माली साल, और माली साल वो है जो कि हर साल पाकिस्तान, हर कंट्री में, यूके में सर माली साल 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 को दिसंबर को खत्म हो जाता है। सर अगर हम इंडिया अपने हमसाये की बात कर लें तो वहाँ पे माली साल 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। वेयर एज मेरे अपने कंट्री में माली साल जो है, जिसको फिस्कल ईयर सर हम कहते हैं, वो 1 जुलाई को शुरू होता है और अगले साल की 30 जून को खत्म हो जाता है। तो सर माली साल को डिफाइन करने के बाद मैं आपको टैक्स ईयर का बता देता हूँ। इस सेक्शन 74 में 3 तरह के टैक्स ईयर का जिक्र किया गया है। एक नॉर्मल है, एक स्पेशल है और एक ट्रांजिशनल है। जो नॉर्मल वाला है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा माली साल है, और जो स्पेशल वाला है वो सर जो टैक्स पेयर है वो अपनी डिजायर के मुताबिक रिक्वेस्ट करता है कमिश्नर को, कमिश्नर अप्रूव कर देता है तो वो स्पेशल ईयर बन जाता है। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग सेक्टर है उसको एक स्पेशल टैक्स ईयर दिया गया है, वो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। इसी तरह राइस वालों का भी सर स्पेशल टैक्स ईयर होता है और गन्ने वालों का भी स्पेशल टैक्स ईयर होता है। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो होता है, जब आप स्पेशल से जाते हैं जो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से स्पेशल की तरफ आते हैं, इसके दरमियानी कुछ वक्फा होता है, उस वक्फे को ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा जाता है। अगर उसने आपको अलाउ कर दिया इतना जवाब देने का टाइम, तो नोट कर लो यू आर सिलेक्टेड। वो कभी भी आपको नॉट रिकमेंड नहीं कर सकते। एक सिर्फ इस जवाब पे आपको वो रिकमेंड कर देगा, यार मुझे टैक्स का इंस्पेक्टर चाहिए, तो इसमें वो खसूसियत है जो टैक्स के इंस्पेक्टर में होनी चाहिए। इसकी अंडरस्टैंडिंग टैक्स की बड़ी अच्छी है। तो डिपार्टमेंट वाला वो जब होता है ना, वो पूछते हैं डिपार्टमेंट वाले से दूसरे भी कि हाँ जी जनाब, आप देखिएगा कि वो पूछेंगे, फाइनल जो है ना डिपार्टमेंट वाले से पूछ के फिर फाइनल करते हैं। तो डिपार्टमेंट वाले ने यस कर दिया तो आप यस हो चुके होंगे कि क्या इसने जवाब सही दिए आपके टैक्स के हिसाब से। क्योंकि जो चेयरमैन बैठा वो जनरल नॉलेज का मास्टर है, वो ऐसे का और इधर उधर दूसरी चीज़ों का बड़ा मास्टर है, लेकिन हो सकता है वो टैक्स का बिल्कुल भी मास्टर ना हो। तो टैक्स के जवाब को जब चेक करना होगा तो वो डिपार्टमेंट वाले से पूछेगा क्या सही जवाब दिए इसने टैक्स के। वो कहेगा यार इसने तो कमाल कर दिया, तो कहेगा फिर हम नंबर भी कमाल वाले दे देते हैं। ठीक है, तो फिर आप वहाँ रुकिएगा। जो अंदर से डॉक्यूमेंट उठा के लेके आ रहा होता है ना, उसके चेहरे से आपको पता चल जाएगा ये बंदा, वो आपकी तरफ जब देखेगा ना, आप समझ जाना मैं सिलेक्टेड हूँ या रिजेक्टेड हूँ। मेरा ये कब नोट कर लें, आप इंटरव्यू दे के निकले, वैसे ही थोड़ा सा ना आहिस्ता निकले। वो बेल देंगे जब आप निकले, तो जो बाहर कंडक्ट करवा रहा होता है वो अंदर जाता है, वो नए बंदे की फाइल रखता है, पिछले की उठा के लाता है। ठीक है, तो जब फाइल लेके आएगा ना, अगर आप वहां हुए तो आपको देखेगा, उसी वक्त आपको कम्युनिकेट कर देगा आंखों से कि आप सिलेक्ट हो। ये देख लेना आप जिंदगी में आपके आगे निकले, आप देख लीजिएगा, आपको वहां से वो बता देगा। वो बोलेगा नहीं लेकिन पता चल जाएगा कि आप सिलेक्टेड है। नहीं तो अगर उससे भी इंटरेक्शन आना हुई तो आप मोटरसाइकिल जहाँ आपने पार्क किया होगा वहां तक पहुंचने से पहले आपका दिल बता देगा आपको आप चलो बस करें, हो गया काम। क्या हो गया यार, अभी तो मजा आना शुरू हुआ। हाँ क्या टाइम क्या हुआ? अच्छा यार, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन मेरी बात सुन लो, नोट करो। मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने भी कुछ करनी है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे सेंड करना है। मेरा ईमेल आईडी आपके पास है, नहीं फिर भी मैं लिख देता हूँ दोबारा, भी ग्रुप में भी है ये वाला। मैं आज वेट कर रहा था कि कोई अच्छा स्टूडेंट होगा जो आज उसके पास सारा दिन टाइम है, वो इस पे एनालिसिस करे टैक्स टू जीडीपी रेशियो का जो मैंने क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो मुझे नहीं किसी की तरफ से भी आया कुछ, सिवाय एक लड़के की तरफ से। इस पे नहीं आया, उसने किसी और के बारे में भेज दिया। उसकी एफर्ट बड़ी अच्छी थी, उसने बड़े अच्छे मार्कर से हेडिंग्स दी हुई थी और बड़े ही दिल के साथ, जो बंदा दिल से काम करना चाहे दिल के साथ, उसने पेन के साथ फिर उनको एक्सप्लेन किया हुआ था। तो आज साहब टाइम निकालें और ये शुरू करें। अब किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? और मैं आपको बता दूं कि चाहे ये जॉब इंस्पेक्टर BS 16 की है, लेकिन इसके साथ सोशल रिस्पेक्ट बहुत बड़ी अटैच है। आपका टफ टाइम जो है वो FBR के गेट तक है।
FBR के गेट से आप बाहर निकलते हैं तो दुनिया में आप बहुत बड़े आदमी होते हैं। मैं ये आपको लिटरली सही बता रहा हूँ कि आपकी वैल्यू आपकी सोसाइटी में बहुत बढ़ जाती है। जिसको कल लोग बच्चा समझते हैं, कहते हैं यार इससे मशवरा ले, तो कहते हैं यार ये कभी घर वाले भी ना पूछ रहे हो किसी बात में, फिर कहते हैं यार इससे इनपुट लो यार। ठीक है, तो इसको समझे और समझ के जान मारना शुरू करें, इसको अपने हाथ से लिखें। और इसके बाद क्या करना है, एक वो टैक्स रिफॉर्म्स वाला उसके ऊपर भी लिखे। हाउएवर मैं उसके ऊपर एक पूरा लेक्चर दूंगा। ये पूरा क्वेश्चन जो है ये मैं नहीं अब बताऊंगा, क्योंकि कल मैंने बता दिया था इनाम साहब, और कल हमने लिखवाया भी था कॉपी में। आप कहाँ थे कल? हाँ, तो ये आप नोट करें इसके ऊपर, और टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर आप लोगों ने लिख के लाना। ठीक है जी। तो इनका यार वो मुझे अपना मोबाइल दे दें, किसी ने कोई भी क्वेश्चन करना है मोबाइल के ऊपर मुफस्सर के ऊपर सेंड करें जी। मुफस्सर का मोबाइल ओपन है मेरे पास, चलिए चैट्स पे दे दें, चैट्स पे आ जाए। मुझे कर ठीक है, मुझे अच्छा, पहले तो आज की वॉल्यूम ठीक रही है जूम वालों के लिए जी। जी